Hello students, welcome back to the world of mathematics. This is Mahendra Sanghani and you're watching my YouTube channel Math is Everywhere. Okay students, so this one is 14th video lecture for this chapter matrix, and in our last video lecture we have completed 5 questions for miscellaneous exercise and 3 miscellaneous examples. So we just need to continue from the question number 6, and this is again, I'm telling you, this is again exercise, miscellaneous exercise. So just we are continue with the miscellaneous exercise question number 6. Okay, so read this question. Find the value of xyz if the matrix A satisfied this equation. Oh, simple. If we can put this value of A and A dash over here, ओके अगर ए एंड ए डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दे एंड उसको कंपेयर कर ले आई के साथ, डेफिनेटली वी कैन गेट अवर आंसर, है ना. एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मिल जाएगी. तो चलो मैं रख देता हूँ वैल्यू ए एंड ए डैश की यहाँ पे. ओके, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इन दिस ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, वी गेट दिस रिजल्ट. एज यू कैन सी, ए डैश मीन्स व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए. तो जो भी रो है वो कॉलम बन गई. तो पहली रो थी 0 2 y z, वो मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख लिया. सेकंड रो x y माइनस जेड, दैट बिकम सेकंड कॉलम, एंड x माइनस वाई जेड, दैट इज थर्ड कॉलम, एंड a एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, एंड उसके इक्वल टू i मैट्रिक्स. नाउ इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस थिंग्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, पहली रो पहली कॉलम, देन आई गेट दिस रिजल्ट, पहली रो सेकंड कॉलम. सो आई गेट दिस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दैट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर सेल्फ. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गोट दिस मैट्रिक्स. अगेन मैं इसको कंपेयर करूँ सामने, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा रिजल्ट बने मेरे पास 3. और उससे हमको x की वैल्यू मिली प्लस और माइनस 1/√2, प्लस और माइनस 1/√6 y की वैल्यू, एंड z की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√3. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ मैट्रिक्स A सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. ठीक है. वैसे तो ये चीज़ जब भी बोलेंगे ना वो लोग कि ए डैश ए इक्वल टू आई, तो हम तुरंत ही सोच सकते हैं कि ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. बट हाँ, मैंने वापस एक आध वीडियो में पहले बताया था कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा थियोरेटिकल पोर्शन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है. सो विल सी लेटर ऑन सेपरेटली, उसको जेडब्ल्यू के सेशन में हम सेपरेटली देख लेंगे. जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है उसको स्पेशली अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे. ठीक है. तो अगर आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत शॉर्टकट जैसा हिंट है मेरे पास, दैट आई विल डिस्कस ओवर देयर एट द टाइम. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एक्स, ये अगर जीरो मैट्रिक्स है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स, दिस, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स आता है ना. तो ये तो वैसे तो बहुत सिंपल है, आप करो. चलो, पहली रो पहली कॉलम, क्या आंसर आएगा. फर्स्ट रो दैट इज 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, है ना. पहली रो पहली कॉलम. फिर पहली रो एंड सेकंड कॉलम में क्या बनेगा, 1 इंटू 2 2, फिर 0 प्लस 0, है ना. 2 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट 1 इंटू 0 दैट इज 0, फिर 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड 1 इंटू 2 दैट इज 2. सो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स दैट वी हैव फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. ये पहला और दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है इनटू जो भी यहाँ पे लिखा है वो, बाकी तीसरा मैट्रिक्स एज इट इज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. ठीक है. जीरो मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज एनीथिंग जिसमें 0 0 0 बस दिखाई दे, है ना. और वो यहाँ पे कंपेयर करना है, इसलिए इसका जितना भी ऑर्डर होगा उतना ही यहाँ पे लेंगे. अभी हमको पता नहीं है कि इसका क्या ऑर्डर है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स का वो वाला ABCD 0 0 0 वाला फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ऐसा सिंबल के फॉर्म में ही लिख देता हूँ. ठीक है. अब जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा, ये दिस बिकम 6 2 एंड 4, and here what we get 0 2 and x, that is what zero matrix. now if I multiply this one, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा रिजल्ट. एक मिनट, हाँ,
हाँ ओके, इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या रिजल्ट बनेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 4x, है ना, ऐसा एक ही आएगा ना। ये तो आप अलग से, क्या मैं बोलता हूँ, अलग से आप ऑर्डर वाले फॉर्म को चेक कर सकते हो। हाँ भाई, कि ये कौन सा मैट्रिक्स, हाँ तो फिर ये एक ही नंबर है, सिंगल टोन मैट्रिक्स है, तो इसमें सिंगल ही 0 डाला। सो नाउ व्हाट आई गेट, तो ये तो 0 प्लस 4 प्लस 4x है इक्वल टू, अगर 0 मैट्रिक्स है तो अंदर वाले कॉमन अगर कंपेयर करूँ तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू -4/4 विच इज़ -1। सो फाइनली x का आंसर बन गया 1, है ना। अगेन मैं वापस एक बार बोल देता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर के बारे में पता नहीं चल रहा है कि सर, तो आपने तो यहाँ पे तुरंत ही ये वाला सिंगल रो वाला एक मैट्रिक्स बना दिया, तो आपको कैसे पता चला, तो वो तो हमको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अलग से इसका ऑर्डर लिखो। जैसे ये 1 रो है 3 कॉलम है, और ये 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ये दोनों के बीच में ये दोनों सिमिलर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये दोनों का मिक्सिंग, दैट इज़ 1/3। तो आप इसका ऑर्डर समझ सकते हो, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर 1/3 ही है, देखो 1 रो एंड 3 कॉलम। तो आप इससे पता कर सकते हो कि आपका ऑर्डर क्या आएगा आंसर में, उसी के हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और आंसर लेके आओ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन है दिखने में सिंपल सा, और है भी वो सिंपल सा, बट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना, तो इसको मैं आईएमपी की कैटेगरी में भी रख सकता हूँ। वैसे आईएमपी क्वेश्चन बहुत सारे आगे भी गए थे, बट इसको मैंने स्पेशली आईएमपी इसलिए बोला कि ये 2 मार्क्स में बार बार पूछा जाता है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें तो सिर्फ ए मैट्रिक्स की वैल्यू इसके अंदर रखनी है, तो आप एक काम करो, आप खुद से ट्राई करो, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप खुद वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो एंड देन आफ्टर आंसर वेरीफाई कर लो। चलो, so this is what the solution of question number 8. I have just put the value of matrix A in this equation in LHS side. A square become A into A minus 5 into A plus 7 into I. ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा है, ये 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, और ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। फिर ये तीनों मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए ये फाइनल मैट्रिक्स बनाया, एंड विच आई हैव गॉट 0 मैट्रिक्स। ओके, सो फाइनली इस तरह से हम इसको 0 मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो भाई क्या है ना। ज़्यादा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछे भी, है ना। ये क्वेश्चन 9 अगेन क्वेश्चन 7 जैसा आपस सिमिलर है। तो चलो वीडियो पॉज करके इसका फटाफट से आंसर बना लो, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, तो ये सॉल्यूशन है, और इसमें मैंने पहले से यहाँ पे दिखा दिया है कि ये 3x1 का मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कौन सा मैट्रिक्स आएगा, तो ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर ली थोड़ी सी, ये है 1x3 का, ठीक है, क्या है 1x3 का, यस ये 1x3 है। तो ये वाला अगर सिमिलर है, अगर ये दोनों चीज़ सिमिलर है तो आंसर में क्या बनेगा, this one by this one, so this becomes 1/3, यस। हाँ, तो मैंने वैसे तो 1/3 ही बनाया है, देखो 1 रो एंड 3 कॉलम, वो यहाँ पे मैंने गलती कर ली लिखने में। चलो ठीक है, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स बन गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाया, देखो पहली रो पहली कॉलम, फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है। सो x इंटू 1 दैट इज x, -5 इंटू 0 दैट इज 0, एंड -1 इंटू 2 दैट इज -2। ठीक है, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, पहला x इंटू 0 दैट इज 0, दूसरा -5 इंटू 2 दैट इज -10, -1 इंटू 0 तीसरा 0, ठीक है। एंड फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम x into 2 that is 2x, -5 into 1 which is -5, and -1 into 3 that is -3, and ये दूसरा मैट्रिक्स जो तीसरा मैट्रिक्स वो एज इट इज़। फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्म बना दिया, वही x -2 ये -10 एंड 2x -8।
एंड देन अगेन फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिला मुझे, ये वाला फाइनल आंसर मिला, है ना। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये सिंगल टोन मैट्रिक्स ही बन जाएगा। ओके ओके सॉरी, हाँ, तो ये फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया मैंने यहाँ पे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x कैंसल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48, 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 16 बिकम 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो, सो फाइनली वी गेट x इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट produces 3 प्रोडक्ट x, y एंड z विच ही सेल इन 2 मार्केट्स। ओके, तो मैन्युफैक्चर के पास 3 प्रोडक्ट है, बराबर। अब वो तीनों 3 प्रोडक्ट वो एक मार्केट में सेल कर रहा है, समझ लो, मैं ऐसा लिख लूँ कि चलो x, y एंड z ऐसी 3 प्रोडक्ट है, बराबर। अब प्रोडक्ट के ये क्या दिया है, प्रोडक्ट्स कितनी प्रोडक्ट्स है ये दिया है, ठीक है। एनुअल में कितने सेल, कितनी प्रोडक्ट उसने एनुअल सेल की, तो एनुअल सेलिंग, नंबर ऑफ एनुअल सेलिंग, मतलब एनुअल सेलिंग कितनी की, तो 10,000 क्वांटिटी की। चलो ये 10,000 क्वांटिटी मार्केट 1 में की, ठीक है। फिर 2,000 क्वांटिटी मार्केट 1 में वाई प्रोडक्ट की, एंड 18,000 ये एक्स होगा, ये वाई होगा और ये जेड होगा। ऐसा लिखा नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, तो एक्स वाई जेड की एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट के सेलिंग अमाउंट नहीं दिया है, ये सेलिंग अमाउंट नहीं, रुपीस नहीं लिखा है, इसलिए हम क्या सोचेंगे, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मार्केट 1 में एक्स 10,000 क्वांटिटी बिक गई, एनुअल सेल हुआ, वाई की 2,000 क्वांटिटी सेल हुई एंड जेड की 18,000 क्वांटिटी सेल हुई। सिमिलरली मार्केट 2 में भी ऐसा। अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ यूनिट सेल्स ऑफ यूनिट सेल प्राइजेस, अभी ये प्राइस दिया है यहाँ पे, अगर यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर गिवन लाइक दिस, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। तो चलो मैं इसका प्राइस, ये 1 का लिखा, वैसे ही ये 2 का भी होगा यहाँ पे, एंड ये प्राइस है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइस, ठीक है। तो यूनिट प्राइस एक्स का यूनिट प्राइस क्या है 2.5, चलो लिख लिया। वाई का यूनिट प्राइस है 1.5 एंड जेड का यूनिट प्राइस है 1। तो एक क्वांटिटी अगर बिकेगी तो उसका प्राइस उसका 2.5 होगा, ठीक है। एक क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस है 2.5। यहाँ पे उन लोग ने 10,000 क्वांटिटी सेल की है, तो मेरे ख्याल से वो लोग टोटल सेलिंग के बारे में ही कुछ पूछ रहे होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स की मदद से आपको दोनों मार्केट में, मार्केट 1 एंड मार्केट 2 दोनों मार्केट में कितना सेलिंग हुआ वो पता करना है। बहुत ही सिंपल सा है भाई, देख लो। अगर मार्केट 1 की बारे में बात की जाए तो क्या होगा, ये रो एंड ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, दिस वन इंटू दिस वन, एक्स का सेलिंग प्राइस होगा ना, क्योंकि एक का 2.5, तो 10,000 क्वांटिटी का कितना होता है 10,000 इंटू 2.5, इतना सेलिंग अमाउंट मिलेगा मुझे एक्स का, प्लस 2,000 इंटू 1.5 मुझे वाई का सेलिंग अमाउंट मिलेगा, एंड 18,000 इंटू 1 मुझे जेड का सेलिंग मिलेगा मार्केट 1 में। इसलिए ये वाली और ये वाली चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है। सिमिलरली ये वाली चीज़ मार्केट 2 की एंड ये प्राइस का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो लेट मी एज्यूम, मुझे एक एज्यूम करना पड़ेगा वेक्टर ऐसा, लेट मी एज्यूम ए वेक्टर एज 10,000 2,000 एंड 18,000। मैं कोई भी तरीके से एज्यूम कर सकता हूँ वैसे तो, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो वापस वही चीज़ लिख लेते हैं, वो थोड़ी फाइल बंद हो गई है, फाइल बंद हो गई थी क्योंकि ये हैंग होना चालू हो गया ये पीसी मेरा भी। हाँ तो ये मैं ऐसा बना देता हूँ, चलो एक 10,000 फिर 2,000 ये 18,000, ये एक मैट्रिक्स बना दिया, सॉरी ये मार्केट 1 का एंड ये मार्केट 2 का मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बिकेंगे वो लिख लिया। एंड बी मैट्रिक्स अगर मैं लिख लूँ क्या है प्राइजेस ना, तो मैं अगर इसको लिखूँ इस तरह के फॉर्म में 2.5 1.5 एंड 1, ठीक है ना।
तो मैं चलो पहले को इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, सॉरी। इसको मुझे ये मैट्रिक्स ए को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा रो के फॉर्म में, तभी मल्टीप्लाई होगा। ये 10,000, ये 2,000 और ये 18,000, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा रो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो इस तरह से हमको दिखाना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए हमको लिखना ही ऐसे है ताकि मल्टीप्लिकेशन हो सके। एंड बी मैट्रिक्स को मैंने अगर कॉलम में लिख लिया, वही चीज़ 2.5 एंड 1.5 एंड 1। अब आप देख सकते हो पहली रो के ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, 3 कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे। यही एक्चुअली डायरेक्ट तरीका है आपको चेक करने का कि ए एंड बी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। इसकी कोई भी रो, इसकी कोई भी कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगी क्या, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, तो हमेशा ही वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो फाइनली हमारा आंसर ए इंटू बी क्या बनेगा। हाँ, तो ये ए इंटू बी का आंसर मुझे, ए इंटू बी का आंसर, मल्टीप्लिकेशन का आंसर मुझे क्या देगा, मैंने बताया ना वही क्या था ये। अगर XYZ यूनिट प्राइस है और हमको फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू, तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग कि चलो ये 10,000 क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी, एक का प्राइस 2.5 है, तो 10,000 क्वांटिटी का कितना होगा, 10,000 इंटू 2.5, 2,000 इंटू 1.5 एंड 18,000 इंटू 1। तो इसके हिसाब से सेट हो, ऐसा ही हमने मल्टीप्लिकेशन किया। ये 10,000 इंटू 2.5, 2,000 इंटू 1.5 एंड 18,000 इंटू 1। तो ये ए बी मल्टीप्लाई करने से वही बनेगा आंसर, है ना। 10,000 इंटू 2.5 ये मल्टीप्लाई करने पे 25,000, 3,000, 18,000 एंड सिमिलरली सेकंड मार्केट का। तो ये मुझे टोटल सेलिंग प्राइस मिला मुझे कि भाई मार्केट 1 में 56,000 एंड मार्केट 2 में 48,000 का सेलिंग हुआ उसका। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिखा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर दिस वन। अगर यूनिट कॉस्ट 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा है तो कितना टोटल प्रॉफिट होगा। अच्छा, प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या सोच सकते हैं हम लोग कि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है भाई, तो प्रॉफिट होता है टोटल सेल माइनस कॉस्ट, है ना। ये टोटल सेल कितना हुआ और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे टोटल सेल मिल गया, मुझे इतना सेलिंग अमाउंट मिल रहा है, बट टोटल कॉस्टिंग बाकी है ना। और यहाँ पे उन लोग ने डेटा भी कॉस्टिंग का ही दिया है। देखो कि भाई एक यूनिट का कॉस्ट 2 रुपीज़ लग रहा है, तो एक काम करो, यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बिक रही है, मतलब उसको 10,000 क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो 10,000 यूनिट का कॉस्टिंग क्या लगेगा, 10,000 इंटू 2, 2,000 यूनिट प्रोडक्ट बी का, वाई का कॉस्ट क्या लगेगा, 2,000 इंटू 1 एंड 18,000 इंटू 50 पैसा इसका कॉस्ट लगेगा। तो अगेन उसको भी मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है जिस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था हमने, है ना, सेलिंग में। तो बस अगेन वापस हमने सी एंड डी मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, चलो इस तरह से। ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स सी एंड डी। मैट्रिक्स सी तो वापस वही ले लिया जो मैट्रिक्स ए था वही, एंड डी मैट्रिक्स मैंने इसका कॉस्टिंग का ले लिया, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा, एक मिनट, हाँ, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। और 50 पैसा को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0.5, है ना, 0.5 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में ही सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या मिलेगा, इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से टोटल कॉस्टिंग, है ना, क्योंकि एक पीस बनाने का कॉस्ट 2 रुपीज़ लगता है। तो हमारे पास तो टोटल 10,000 क्वांटिटी है, एक्स की, वाई की 2,000 क्वांटिटी है, जेड की 18,000 क्वांटिटी है। सो जेड का प्राइस 0.5, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2,000 क्वांटिटी वाई की है तो उसको उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एंड 10,000 क्वांटिटी एक्स की है तो उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए मैंने इस तरह से मैट्रिक्स बनाया है और यहाँ पे सेट किया है ताकि मल्टीप्लिकेशन में एग्जैक्ट टोटल कॉस्टिंग की अमाउंट मिले मुझे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टोटल अमाउंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम मार्केट 2 की टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग। तो ये हो गया टोटल कॉस्टिंग, और यहाँ पे आई थी टोटल सेलिंग। तो प्रॉफिट क्या होगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो प्रॉफिट वाला हम बना लेते हैं यहाँ पे।
सो फाइनली प्रॉफिट क्या बनेगा, अगले वाला जो मैट्रिक्स था ये वाला 46,000 एंड 53,000, दैट इज माइनस दिस मैट्रिक्स, है ना, टोटल सेलिंग माइनस टोटल कॉस्टिंग, वो हमको देगा प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो पहले लिखा था वो कुछ एरर थी कैलकुलेशन में मेरी, तो आप भी अगर वही चीज़ आपने अगर फॉलो की है तो वो भी आप चेंज कर लेना। मैंने यहाँ पे कुछ अलग नंबर लिखा था, फिर एडिशन बराबर करने से ये 46,000 होता है और इसका भी एडिशन करने पे ये 53,000 होता है। सो बाय टेकिंग दिस मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स दोनों का सब्ट्रैक्शन लेने से हमको आंसर फाइनली मिल जाता है। ठीक है, ओके चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट दिस x इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे x का ऑर्डर, x मुझे एज्यूम करना पड़ेगा x कौन सा होगा। x कुछ एज्यूम कर लेते, चलो A B C D E F G H ऐसा कुछ एज्यूम कर ले। कोई बोलेगा ऐसा एज्यूम कर लेते, कोई बोलेगा सर मैं ऐसा एज्यूम करूँ तो चलेगा क्या, मैं बोलूँगा नहीं, ये कुछ भी नहीं चलेगा, मुझे सोचना पड़ेगा पहले ऑर्डर इसका। तो इसका ऑर्डर क्या होगा एग्जैक्टली भाई, तो इसका ऑर्डर सोचने के लिए पहले यहाँ पे जाऊँगा, x का ऑर्डर समझ लो, चलो मैंने x का ऑर्डर समझ लो ले लिया m क्रॉस n, चलो कुछ भी ले लेते हूँ। फिर यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, तो कितनी रो है 2 एंड 3 कॉलम, और आंसर में क्या बना भाई अगेन 2 क्रॉस 3, है ना। तो हमको ये पता है कि ये दोनों सिमिलर होंगे, तो इतना पता चल गया कि चलो m की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड ये दोनों का मिक्सिंग जो होगा ना वही हमारा आंसर होता है। तो इससे हमारा आंसर क्या बना भाई n क्रॉस 3, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 2 क्रॉस 3, वही जो आंसर दिया है यहाँ पे, है ना। सो फाइनली n इक्वल टू क्या बन गया 2, सो n इक्वल टू क्या बन गया 2। तो इतना पता चल गया कि भाई m क्रॉस n क्या होगा भाई 2 क्रॉस 2। तो हमको जो x एज्यूम करना है वो 2 क्रॉस 2 वाला एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट x इज इक्वल टू A B C एंड D। बस एक बार पता चल गया कि भाई किस तरह से एज्यूम करना है, तो उसके बाद तो बस वैल्यू ही रखनी है, इसके अंदर रख लो, बाकी सब कुछ लिख के फिर मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन में क्या करना है, आप देख लो एक बार। तो जो x का जो मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया वही 2 क्रॉस 2 वाला A B C D, उसको यहाँ पे रख के A B C D को रख के बाकी सब मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख के फिर मैंने ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एंड देन आई हैव जस्ट कंपेयर्ड इट, पहला पहला दूसरा दूसरा ऐसे कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके मुझे ये ए बी वाले A एंड B वाले 3 इक्वेशन मिले एंड C एंड D वाले मुझे 3 इक्वेशन मिले। बाय सॉल्विंग एनी 2 इक्वेशन में कोई भी 2 इक्वेशन, या पहला दूसरा या फिर पहला तीसरा या फिर दूसरा तीसरा, कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करूँगा एंड मुझे A एंड B के आंसर मिल जाएंगे। सिमिलरली कोई भी 2 इसमें से सॉल्व करके मैं C एंड D का आंसर फाइंड कर सकता हूँ। अब कोई स्टूडेंट जिसको ज़्यादा पता है, जिसको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो 3 इक्वेशन आया ना, दो ही इक्वेशन आने चाहिए ना अगर 2 वेरिएबल है तो एक्चुअल में होता है ऐसा ही है कि 2 वेरिएबल है तो 2 ही इक्वेशन आनी चाहिए, और 3 इक्वेशन है तो मे भी पॉसिबिलिटी ऐसी भी होगी कि इक्वेशन का सोल्यूशन ही ना आए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर कुछ अलग A एंड B का कुछ समझ लो 5 6 मिला, या फिर समझ लो 1 एंड -2 मिला, तो दूसरे एंड तीसरे को सोल्व करके हमको आंसर ये ना भी मिले, मतलब दूसरे एंड तीसरे को सोल्व करके कुछ अलग आंसर मिले, एंड तो पहला एंड तीसरा सोल्व करने से भी कुछ अलग आंसर मिले। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर पॉसिबल हो रहा है, बराबर। तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे पहला दूसरा सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, सेकंड एंड थर्ड सोल्व करोगे तो भी वही आएगा, एंड फर्स्ट एंड थर्ड सोल्व करोगे तो भी वही आएगा। अब ऐसी सिचुएशन इसलिए है कि ये तीनों की तीनों लाइन के इक्वेशन है, बराबर। तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये तीनों की तीनों लाइन है ना एक ही पॉइंट से पास होती जाएगी, है ना। ये लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 तीनों की तीनों एक ही अगर पॉइंट से पास होती है तभी ऐसी सिचुएशन आती है, और तब ये तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन में लूँगा ना तो मुझे एक ही पॉइंट आंसर में मिलेगा और पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होगी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड का एक बार आंसर बनाना, फिर सेकंड एंड थर्ड का बनाना, एंड फिर फर्स्ट एंड थर्ड का बनाना। सिमिलरली यू कैन अप्लाई ओवर हियर ऑल्सो टू फाइंड C एंड D। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Okay, next question, question number 12. If A and B are square matrix of same order such that AB equal to BA, then prove that by induction, यहाँ पे तो स्पेशल लिख लिया है कि by induction, principle of induction method, हमको ये प्रूव करना है. ओके चलो, तो मेथड सिमिलरली मैं अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. आप खुद से एक बार ट्राई करो, वैसे इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, एक बार ट्राई करो हो जाएगा. तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो रफ बुक में, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ वो सॉल्यूशन देखना. ठीक है. ओके सो ये जो सॉल्यूशन है इसमें ना एक्चुअली दो चीज़ें प्रूव करनी है आपको. पहली चीज़ है ये प्रूव करना इंडक्शन मेथड से ए बी होल रेस टू एन, ए बी रेस टू एन इक्वल टू बी रेस टू एन इंटू ए, एंड फर्दर मोर वी नीड टू प्रूव दिस वन ऑल्सो. सो मैंने दोनों को इंडक्शन मेथड से प्रूव करके दिखाया है. सबसे पहले मुझे ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी, तो उसको मैंने पी ऑफ एन एज्यूम कर लिया. चलो उसके बाद तो हम क्या करते हैं, बस n इक्वल टू 1 रखते हैं, और n इक्वल टू 1 रखने के बाद देखते हैं अगर सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, ए बी इक्वल टू बी आ रहा है, वो तो क्वेश्चन के अंदर दिया है गिवन डेटा में. सो पी ऑफ वन इज ट्रू. पी ऑफ के में तो बस एज्यूम कर लेते हैं कि भाई पी ऑफ के तो ट्रू है, इसलिए बस यहाँ पे n की जगह k लिख के रख देते हैं. एंड पी ऑफ k प्लस 1 रखने पे n की जगह पहले k प्लस 1 लिख के LHS लिखते हैं, एंड फिर यहाँ पे जो पी ऑफ के में रिजल्ट है ना वो उसको यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये बी रेस टू के प्लस 1 को मैंने लिखा बी रेस टू के इंटू बी, ताकि मुझे यहाँ पे a इंटू बी रेस टू के दिखाई दे. अब ये a इंटू बी रेस टू के को हम क्या लिख सकते हैं, बी रेस टू के इंटू ए, है ना. तो ये दोनों का जो सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्वेश्चन में दिया है, सॉरी पी ऑफ के में दिया है, वही यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया. ठीक है चलो, फिर बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी. अब क्या करना है, अब ये ए बी जो है वो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो वो ए बी को तो हम लिख सकते हैं ना बी ए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है. ए बी की जगह बी ए लिख सकते हो, है ना. तो बस ए बी की जगह मैंने बी ए लिख दिया, तो बी रेस टू के इंटू बी ए. नाउ बी रेस टू के इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए. बस यहाँ पे जो बीच में 3 स्टेप है ना, ये 3 स्टेप अगर बराबर से पता चल गए और ये एग्जाम में परफेक्टली लिख लिए, तो फिर ये क्वेश्चन में और कुछ तो है ही नहीं. बाकी तो हम इंडक्शन मेथड में जो करते हैं वही लिखते रहते हैं, है ना. ये 3 स्टेप बराबर से होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी ये 3 स्टेप पे ही फोकस करेगा कि ये बराबर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. ठीक है. तो ये हमारा बी रेस टू के प्लस 1 इंटू है, वही हमारा RHS हो जाएगा. यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखने पे वही मिलेगा. सो दैट इज वाई p ऑफ k इज ऑल्सो k ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हैंस p ऑफ n इज ट्रू. ठीक है. ओके तो इस हिसाब से हमने p ऑफ n को प्रूव कर लिया, हैंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. अब ये जो है दूसरा है. नाउ टू प्रूव दिस वन, हमको ये वाली चीज़ प्रूव करनी है ना. देख लो क्वेश्चन में वही है, बस वापस वो हैंग हो जाएगा पीसी हमारा. हाँ ये रहा. चलो ए बी होल रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन, इसको भी अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे. हाँ बस ये देख लो, पहले उसको पी ऑफ एन एज्यूम कर लिया, फिर अगेन पी ऑफ 1 एन इक्वल टू 1 रख के देख लो, LHS RHS सिमिलर चीज़ें हैं. हाँ एन रख की जगह 1 रखने पे ए बी इक्वल टू ए बी आता है, वो तो ऑलवेज वैलिड है, इसीलिए पी ऑफ 1 ट्रू है. पी ऑफ के में हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है, एंड पी ऑफ के प्लस 1 में LHS से स्टार्ट करते हैं. LHS में क्या लिखा मैंने, ए बी रेस टू के प्लस 1, एन की जगह के प्लस 1 लिखना है, एन की जगह मुझे के प्लस 1 लिख के फिर मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे करना है ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ. तो ए बी रेस टू के प्लस 1 को मैंने क्या लिखा, ए बी रेस टू के इंटू ए बी रेस टू 1, है ना. ए बी रेस टू ये 1 हो गया. तो अब ये ए बी रेस टू के को मैं यहाँ पे वापस लिख सकता हूँ, ए रेस टू के बी रेस टू के यूजिंग पी ऑफ के. हाँ तो वो तो मैं लिख सकता हूँ इंटू ए इंटू बी, बाकी सब कुछ एज इट इज़. अब ये बी रेस टू के इंटू ए, यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ना वो ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है. बी रेस टू के इंटू ए इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू बी रेस टू के, वही रिजल्ट था ना हमारा पुराना, यही था. ए बी रेस टू एन इक्वल टू बी रेस टू एन ए, तो बस यहाँ पे n की जगह k लिखा है वहाँ पे, तो ये हमारा बन गया ए बी रेस टू के इक्वल टू बी रेस टू के इंटू ए. ठीक है, वहाँ से ये लिख लिया. फिर बस इतना ही था, ए रेस टू के इंटू ए, तो उसको लिख सकते हैं ए रेस टू के प्लस 1. बी रेस टू के इंटू बी, उसको लिख सकते हैं बी रेस टू के प्लस 1. हैंस n की जगह k प्लस 1 रखने पे LHS RHS प्रूव हो गया, इसलिए p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हैंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N. ठीक है.
चलो क्वेश्चन 13 देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है और ए स्क्वायर फाइंड करके उसको सिर्फ इक्वलाइज करना है। चलो मैं वैल्यू रख के फटाफट से आंसर दिखा देता हूँ कैसे करना है। हाँ, तो ये वैल्यू रखने पे ए की वैल्यू इसके अंदर रखी, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर रख ली, ए इंटू ए इक्वल टू आई। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बाय दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। अब इसको सिंपली मैं कंपेयर कर लूँ तो पहला अल्फा स्क्वायर, हाँ पहले इसको सिंप्लीफाई और एक बार कर लेता हूँ। ये अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये भी 0। अब मैं इसको कंपेयर करूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 0, वो तो होता ही है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो ये दोनों केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या आ जाता है, 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 है, तो फिर ये 1 को इस तरफ लेके जाऊँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये दोनों को मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो 0 इक्वल टू क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। सो दैट इज व्हाट आवर आंसर सी, है ना। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं सिंपल से, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया था। क्वेश्चन क्या है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है ना। दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा लिया था, फिर भी एक बार और। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए भी है और माइनस ए भी है, हैंस व्हाट वी कैन राइट, ए इक्वल टू माइनस ए, सो 2a इक्वल टू 0, सो ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, ये ए इज 0 मैट्रिक्स। ओके, एंड द लास्ट वन क्वेश्चन 15, ये ध्यान से देखना, ये i प्लस ए, उसका अगर मैं क्यूब फाइंड करूँ तो क्या आएगा, तो क्यूब का फॉर्मूला है पहले टर्म का क्यूब, फिर दूसरे टर्म का क्यूब, फिर 3 टाइम्स i इंटू ए इंटू आई प्लस ए, ये था ना ये फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बट ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकता हूँ जब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स आई हो तो, ठीक है। अदरवाइज मैं मैट्रिक्स में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ। अब उसका रीज़न है थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में, हम जेडब्ल्यू वाले पोर्शन में थोड़ा बहुत अगर आता है तो देखेंगे। अभी अगर इसको मैं ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँगा ना, ये ऐसा क्यों उसमें क्यों नहीं, तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो अब इतना याद रखो कि अगर दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स आई है तभी हम उसका कॉमन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसमें, मैट्रिक्स में, है ना। बाकी सब में तो ठीक है, मतलब जनरल एल्जेब्रिक हमारी जो भी इक्वेशन है वहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है तो कभी भी लगा सकते हो। बट मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक मैट्रिक्स, दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स या फिर ये आई एंड ए मैट्रिक्स वाले इक्वेशन में अगर ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करना हो, स्क्वायर का या क्यूब का या 4 पावर का, कितना भी हो, ऐसा नहीं कि क्यूब का ही है, ऐसा स्क्वायर का भी हो तो भी ऐसी सेम चीज़ें आएगी। दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स के अंदर आई रहना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स आई खुद रहना चाहिए, तभी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, आई क्यूब की जगह क्या बन गया, आई, फिर ये ए क्यूब, इसको एज इट इज लिख लो, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करो पहले के साथ, 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर। चलो और एक बार मल्टीप्लाई, आई क्यूब और आई, ये आई प्लस ए क्यूब, और आई स्क्वायर की जगह हम आई लिख सकते हैं, और आई ए इक्वल टू क्या होता है, खुद ए, फिर अगेन आई ए स्क्वायर, अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। मैंने बताया ना, आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हो खुद ही आएगा। अगर आई अकेला हो तो उसको लिखना ज़रूरी है, अगर आई अकेला ना हो, किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो हमको फाइनली इसका आंसर ये मिला, इसका तो बस हम इसके अंदर रख देते हैं। और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर की जगह ए लिखना है, चलो इसके अंदर ही ए स्क्वायर की जगह ए लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो चलो, आई प्लस ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेता हूँ, 3a, और ये ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, ए। चलो ठीक है, वापस ये ए स्क्वायर की जगह लिख लिया मैंने, ए इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a दैट इज 6a। ओके, ये हो गया आई प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 6a, ये भी हो गया सिंपल सा। तो ये ए स्क्वायर की जगह वापस क्या लिखना है मुझे, ए। चलो अच्छा है, तो ये हो गया i प्लस 7a। इतना सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत मैंने करके दिखा दिया। अब बस इसके अंदर रख लूँ मैं, तो i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a,
आई प्लस ए होल क्यूब माइनस A1A, है ना, इसके अंदर रखना है। आई प्लस ए होल क्यूब का आंसर है आई प्लस 7A माइनस 7A, तो ये तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया आई। क्या मिल गया मुझे? आई। तो ये इसका आंसर आई है क्या कहीं पे? हाँ, ऑप्शन सी। सो बाय दिस वे वी कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज, जिसमें 15 क्वेश्चन है ना टोटल। सो चलो फिर, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम JEE के पोर्शन में आगे बढ़ेंगे, है ना। गुजरात बोर्ड का जो NCERT का पोर्शन है उसमें हमने लगभग नहीं लेकिन 100% सब कुछ खत्म कर लिया, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।